तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडोस्केलेटन ऑफ ह्यूमन। इंडोस्केलेटन ऑफ ह्यूमन is made up of 206 bone plus few cartilages. Endoskeleton divided into two parts. First axial skeleton and second is appendicular skeleton. Axial skeleton consists of 18 bone while appendicular skeleton consists of 126 bone. Axial skeleton किसे कहते हैं कि axial skeleton वो बोन जो बॉडी के एक्सिस में प्रेजेंट होंगे। सपोज जैसे कि ये हमारा एक मॉडल है, स्केलेटल सिस्टम है एक ह्यूमन का। इसमें बॉडी के एक्सिस पे प्रेजेंट है हमारा स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स। बाकी जितने भी बचे हैं पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, अपर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज, सब एपेंडिकुलर स्केलेटन में आएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सियल स्केलेटन में कुल टोटल 4 पार्ट होते हैं। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स। स्कल में 29 बोन होता है। स्कल के 4 पार्ट होते हैं जिसमें से क्रेनियम होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेन बॉक्स। इसी में हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है। ये सूचर जॉइंट प्रेजेंट होता है, फाइबर जॉइंट जिसका नाम होता है। ये टोटल 8 बोन होते हैं। फेस में टोटल 14 बोन होता है और एक हायोइड बोन होता है जो किसी भी अदर बोन से जुड़ा नहीं होता है। एंड लास्ट इज ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स टोटल 6 होते हैं। ईयर ऑसिकल्स मिडिल ईयर में प्रेजेंट होते हैं। इसको याद करने का ट्रिक होता है मिस, MIS से। स्टेपिस इनकस मिस, मिस मीन्स मेलियस, मेलियस इनकस स्टेपिस। स्टेपिस इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन। ओके, तो क्रेनियम में टोटल 8 बोन होते हैं। क्रेनियम में टोटल 8 बोन होते हैं जिसमें से 1 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, 1 ऑक्सीपिटल और 1 स्फिनॉइड, 1 इथेमॉइड। और ये इनका स्ट्रक्चर हम देख लेंगे। पहले हम नाम देख लेते हैं। फेस में टोटल 2 बोन नेजल होंगे, 2 बोन मैक्सिला होगा, 2 बोन जाइगोमेटिक होगा, 1 बोन मेडिबल होगा, 2 बोन लैक्राइमल बोन होगा, 2 पैलेटाइन होगा, 2 इन्फीरियर नेजल होगा, 1 वोमर होगा। स्कल में टोटल 8 बोन होते हैं जिसमें से 1 बोन फ्रंटल होगा, 2 बोन पेराइटल होगा, 2 बोन टेम्पोरल होगा, 1 बोन ऑक्सीपिटल होगा, 1 बोन सिफनॉइड होगा और 1 बोन इथेमॉइड होगा। वहीं फेस में टोटल 14 बोन होते हैं जिसमें से 2 नेजल होंगे, 2 मैक्सिला होंगे, 2 जाइगोमेटिक होंगे, 1 मैंडिबल होगा, 2 लैक्राइमल बोन होंगे और 2 पैलेटाइन बोन होंगे, 2 इन्फीरियर नेजल होंगे और 1 वोमर होगा। इसको हम डायग्राम से समझ लेते हैं। इसको हम बात करेंगे। जो हमारा फ्रंटल बोन होता है सामने की तरफ होता है स्कल के। ये हमारा ह्यूमन स्कल है, डायग्राम ह्यूमन स्कल का। स्कल होता है वो सामने की साइड होता है, फ्रंटल बोन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्रंटल बोन है और ये लेफ्ट साइड पेराइटल, उसके पीछे साइड देखेंगे तो राइट साइड पेराइटल है। लेफ्ट पेराइटल, राइट पेराइटल, 2 पेराइटल होते हैं, 2 टेम्पोरल होते हैं। ये टेम्पोरल आप देख सकते हैं, इन दोनों के बीच जो जॉइंट होता है वो सूचर जॉइंट होता है, फाइबर जॉइंट होता है, नॉन मूवेबल जॉइंट होते हैं। ठीक, और ये जो पीछे देख रहे हैं वो ऑक्सीपिटल बोन होते हैं। ऑक्सीपिटल कोंडाइल एटलस से जुड़ा होता है, डाइकोंडाइलिक स्टर होता है। ठीक, ये स्कल को क्या करता है वर्टिब्रल कॉलम से जोड़ता है। ठीक, ऑक्सीपिटल कोंडाइल। ऑक्सीपिटल बोन एक ही होता है, टेम्पोरल बोन 2 होता है, पेराइटल बोन 2 होता है, एक इधर एक उधर, एक इस साइड है तो एक पीछे इसके होगा। देखो स्फेनॉइड बोन जो व्हाइट कलर का देख रहे हो, स्फेनॉइड बोन हुआ, इसकी संख्या कितनी थी? 1 थी। इथेमॉइड बोन इसकी संख्या भी 1 थी, इसकी भी संख्या 1 थी और इसकी भी संख्या 1 थी। इन दोनों की 2-2 थी। तो देखो कुल टोटल इस मेरे क्रेनियम में कुल कितने बोन होंगे? देखो एक ये हो गया, इथेमॉइड हो गया, ये सामने आई ऑर्बिट में देख रहे हो अंदर के साइड, इथेमॉइड हो गया, स्फेनॉइड हो गया, फ्रंटल बोन हो गया, पेराइटल बोन हो गया, टेम्पोरल बोन हो गया
ऑक्सीपिटल बोन हो गया। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 3 2 5 5 1 6 7 8, टोटल कितने हैं क्रेनियम में? 8 बोन। देखो टोटल क्रेनियम में कितने बोन है? 8 बोन, 1 फ्रंटल, 2 पैरेटल, 2 टेम्पोरल, 1 ऑक्सीपिटल, 1 स्फेनॉइड, 1 इथेमॉइड। अब फेस में कितने होते हैं? 14 बोन होते हैं। अब फेस की बात कर रहे हैं तो फेस में देखो ये सामने की साइड फेस होता है, तो सामने की साइड फेस है, तो फेस में कितने हैं? तो फर्स्ट है लैक्राइमल, 2 लैक्राइमल, 2 नेजल, 2 जैगोमेट्रिक, 2 मैक्सिला और 1 मैंडिबल, 1 हायोइड बोन। तो कुल टोटल कितने टोटल होते हैं ना? टोटल 14 बोन होते हैं, टोटल 14 बोन होते हैं। 2 नेजल होंगे, 2 जैगोमेट्रिक होंगे, 2 मैक्सिला होगा। इस तरह से यहाँ पे टोटल 14 बोन हो जाएंगे फेस में ह्यूमन के। अब हम बात करते हैं हायोइड बोन। देखिए ये जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर बोन है, हायोइड बोन इसे कहते हैं। ये मैंडिबल हो गया, ये मैक्सिला हो गया, जैगोमेट्रिक बोन हो गया, मैक्सिला बोन हो गया, लैक्राइमल बोन हो गया, इथेमॉइड होगा, स्फेनॉइड होगा, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। ठीक। अब हम देखेंगे वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम को अदर नेम से जाना जाता है जिसका नाम है स्पाइन। वर्टिब्रल कॉलम सीरियल ऑफ 26 बोन होता है जिसमें 33 चिल्ड्रन होता है, वहीं एडल्ट होने के बाद वो 26 हो जाता है। इसमें एक फार्मूला होता है C7T12 L5S1 CD1। इसमें क्या होता है, सर्वाइकल में 7 वर्टिब्री होते हैं, थोरैकिक में 12 वर्टिब्री होते हैं, लंबर रीजन में। तो बॉडी को 4 रीजन में बांटा गया है इसके वर्टिब्रल कॉलम में। आपको देखिए जो है ना इस वर्टिब्रल कॉलम कि जो 5 रीजन में बांटा गया है वर्टिब्रल कॉलम को। एक होता है सर्वाइकल रीजन जिसमें C7 बोलते हैं, जो फर्स्ट से लेकर 7 वर्टिब्री होते हैं। फर्स्ट वर्टिब्री इज कॉल्ड C1, सेकंड वर्टिब्री इज कॉल्ड C2। एटलस फर्स्ट वर्टिब्री को होते हैं, एक्सिस सेकंड वर्टिब्री को होते हैं। जो स्कल होता है वो एटलस पे ही प्रेजेंट होता है डाइकॉन्डाइलिक जॉइंट की वजह से, ठीक है। डाइकॉन्डाइलिक स्टेज प्रोसेसेस होती हैं, स्कल ही एटलस पे सिचुएटेड होता है। ऐसे करके कुल टोटल 7 सर्वाइकल मतलब सर्वाइकल रीजन में ये रीजन है, सर्वाइकल रीजन में टोटल 7 बोन होते हैं और थोरैकिक रीजन में 12 बोन होते हैं वर्टिब्री के, और लंबर में 5, सेक्रल में 1, 5 थे फ्यूज हो जाएंगे, सेक्रल बनाएंगे, और कॉर्डल में 4 थे फ्यूज होकर 1 बना देंगे, ठीक। और यहाँ पे जो है ये था जो कॉक्सर बोन था, सॉरी क्या बोलते हैं कॉक्सर बोन। तो कॉक्सर बोन इधर लेफ्ट वाला और कॉक्सर बोन इधर राइट वाला, दोनों मिला के क्या होगा, एक पैल्विक गर्डल बनाते हैं, लोअर गर्डल, ठीक। ये जो होता है सेक्रल था और नीचे तो कॉर्डल था। अब हम थोड़ा सा एक और डायग्राम देख लेते हैं, इधर वाला C7T12 L5 और सेक्रम और कॉर्डल, ये हमारा डायग्राम होता है वर्टिब्री का। 2 वर्टिब्री के बीच जो ज्वाइंट प्रेजेंट होता है वो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है। 2 वर्टिब्री के बीच एक डिस्क होता है जिसे हम बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। वर्टिब्री का काम होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन करता है। वर्टिब्री के बीच एक न्यूरल कैनाल होती है जिसमें हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। अब हम देखेंगे स्टर्नम के बारे में। स्टर्नम और रिब्स टोटल 24 बोन होते हैं और स्टर्नम में 1 बोन होता है, ठीक। 24 बोन यानी कि 12 पेयर होते हैं। फर्स्ट 7 पेयर होंगे वो ट्रू रिब्स होंगे, मिडिल 3 पेयर होंगे वो फॉल्स रिब्स होंगे, और लास्ट 2 पेयर होते हैं वो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। ये हमारा रिब्स होता है, ठीक। ट्रू रिब्स जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, क्योंकि वर्टिब्रल डॉर्सल साइड से वर्टिब्रल से जुड़ा होता है, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा होता है, और वेंट्रल साइड से स्टर्नम से जुड़ा होता है। तो ऐसे रिब्स को क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स बोलते हैं, ठीक है। वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स एक होता है जो इनकी संख्या होती है फर्स्ट 7 पेयर जो होते हैं वो ट्रू रिब्स होते हैं, और जो
8, 9, 10 होते हैं वो फॉल्स रिब्स होते हैं, ये वर्टिब्रल कॉन्डल रिब्स बोल सकते हैं। ठीक, ये मतलब ये कार्टिलेज से जुड़े होते हैं। और इस डायग्राम में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो फर्स्ट 7 रिब्स होंगे वो ट्रू रिब्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। जो पीछे के साइड डॉर्सल साइड हमारे बैकबोन से जुड़ा होगा, और वेंट्रल साइड हमारी स्टर्नम से जुड़ा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ही हाइलिन कार्टिलेज होता है, डायरेक्ट यहाँ से जुड़ा नहीं होता डायरेक्ट, क्योंकि हाइलिन कार्टिलेज थोड़ा सा इलास्टिक फाइबर का बना होता है, जिसकी वजह से थोड़ा ये मूवमेंट होता है। जब भी हम सांस लेते हैं तो देखते हैं ना, ये लंग्स जो भी सांस लेता है तो थोड़ा सा फूलने लगता है ना, ये फूलने लगता है, ये मूवमेंट होता है। तो इन्हीं की वजह से होता है, इन्हीं इलास्टिक कार्टिलेज की वजह से ही होता है ये सब पॉसिबल मूवमेंट, ये सारी चीज़ें है ना। देखो फॉल्स रिब्स में क्या होता है कि 8, 9, 10 होते हैं फॉल्स रिब्स, मतलब पीछे के साइड क्या होंगे, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़े होंगे, लेकिन आगे के साइड इस 7th वाले रिब्स से डायरेक्टली स्टर्नम से नहीं जुड़े होते हैं। ये 8, 9, 10 इस 7th वाले रिब्स से जुड़े होते हैं। फिर ये जो 7th वाला रिब्स है कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज से जुड़ा होता है स्टर्नम से, इसलिए इसे वर्टिब्रल कॉन्डल रिब्स बोलते हैं। ठीक, जो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं 11, 12 वाले, 11, 12 फ्लोटिंग रिब्स होते हैं, जो पीछे के साइड यानी डोर्सल साइड इस बैकबोन से जुड़े होते हैं, और वेंट्रल साइड फ्री फ्लोटिंग होते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको डायग्राम में साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक, ये पीछे साइड वर्टिब्रल कॉलम है, 26 बोन होते हैं एडल्ट में, और 33 होते हैं इन्फेंट में या चिल्ड्रन में। ये तो हमारा हो गया एक्सियल स्केलेटन कंप्लीट। अब हम बात करेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन होता है, जिसमें से शोल्डर गर्डल होता है और अपर एक्सट्रीम। जो हमारी गर्डल होते हैं ना, बेसिकली गर्डल का फंक्शन क्या होता है, गर्डल का फंक्शन होता है कि एपेंडिकुलर बोन को हमारे स्केलेटन बोन से कनेक्ट करवाना, एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करवाना। एपेंडिकुलर स्केलेटन को एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करवाने का काम करते हैं हमारे गर्डल। 2 गर्डल होते हैं, एक पेक्टोरल गर्डल और एक पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल अपर गर्डल होता है, जिसे शोल्डर गर्डल बोलते हैं, और पेल्विक गर्डल लोअर गर्डल होता है, जिसे हम हिप गर्डल भी बोलते हैं। ठीक, अपर एक्सट्रीमिटीज़ जो अपर गर्डल से जुड़ा हुआ लिम्स होते हैं वो अपर एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं, जो लोअर गर्डल से जुड़े होते हैं वो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में, जैसे ये गर्डल हो गया अपर गर्डल, शोल्डर गर्डल है, शोल्डर गर्डल से डायरेक्टली जुड़ा हमारा ये है। तो ये हमारा अपर एक्सट्रीमिटीज़ हैं, जितनी भी हड्डियाँ यहाँ पे आएंगी, जितने भी बोन्स इसमें इस हैंड में आएंगे तो अपर एक्सट्रीमिटीज़ के पार्ट होंगे। और जो ये नीचे वाले हैं इस वाले गर्डल से जो जुड़े होंगे, लोअर वाले गर्डल से, पेल्विक गर्डल से, तो वो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में आएंगी। ठीक, इसमें कुल कितने बोन होते हैं ये देख लेते हैं हम लोग। तो क्लेविकल 2 होता है, क्लेविकल को हम कॉलर बोन भी बोलते हैं। स्केपुलर ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर होता है। स्केपुलर से जब डायरेक्टली ह्यूमरस अटैच होता है तो वहाँ पे उस एक कैविटी बन जाती है, उसका नाम है ग्लिनार्ड कैविटी। ग्लिनार्ड कैविटी में ही आर्टिकुलेशन होता है स्केपुला विद हेड ऑफ द ह्यूमरस। ये क्वेश्चन है जो है PYQ में, याद रखना। क्लेविकल 2 होते हैं टोटल, स्केपुला भी 2 होता है, क्योंकि पेक्टोरल गर्डल एक ही होता है, तो 2 क्लेविकल और 2 स्केपुला प्रेजेंट होंगे। अपर एक्सट्रीमिटीज़ में ह्यूमरस होता है, अल्ना होता है, रेडियस होता है, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस। ह्यूमरस 2 होते हैं, अल्ना 2 होते हैं, रेडियस। क्योंकि एक हाथ की मैं बात कर रहा था, एक हैंड में एक ह्यूमरस होगा, एक अल्ना होगा, एक रेडियस होगा। और कार्पल कितने होंगे, 8 होंगे, ऐसे याद रखना। जैसे एक हैंड में ना आपको इस तरह से क्लियर होगा। देखो अपर हैंड की बात कर रहे हैं, तो अपर हैंड में क्या होता है, क्लेविकल होता है, ब्यूटी बोन जिसे बोलते हैं, ये कॉलर बोन होता है। ये डायरेक्टली अटैच होता है इधर अस्टर्नम से, इधर हमारे ये पीछे के साइड इस ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर से, इसका नाम है स्कैपुला। क्लेविकल जब स्कैपुला से जुड़ा होता है तो उसको एक्रोनियम प्रोसेस से जुड़ा होता है इधर इस साइड। और जब जो ट्रायंगुलर शेप स्कैपुला होता है, जब ये हेड ऑफ द ह्यूमरस से जुड़ा होता है तो ग्लिनार्ड कैविटी बोलते हैं। ठीक है, ग्लिनार्ड कैविटी। तो यहाँ पे ग्लिनार्ड कैविटी होता है, यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता है। और ये रिब्स होता है, आप लोग सभी जानते हैं। अपर लिम्ब का हमने एक डायग्राम देख रहे हैं, अपर लिम्ब का एक डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है, ये एक ह्यूमरस बोन होता है, हैंड में प्रेजेंट होता है ह्यूमरस। तो ह्यूमरस बोन 1 होता है, और जो ऊपर के साइड होता है वो रेडियस होता है, जो नीचे के साइड होता है अल्ना होता है। तो रेडियस और अल्ना, एक ये भी हो गया, एक ये भी हो गया, एक ये भी हो गया, एक टोटल कितने बोन होंगे, 3 बोन होंगे। ठीक, अब देखो कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस। तो ये जो बोन देख रहे हो ना, कार्पल होते हैं। कार्पल कार्पल को क्या बोलते हैं, रिस्ट बोन बोलते हैं। मेटाकार्पल को क्या बोलते हैं, पाम बोलते हैं। फेलेंजेस को क्या बोलते हैं, डिजिट या फिंगर्स बोलते हैं। तो टोटल इसमें कितने बोन होंगे, इसमें 8 होंगे, मेटाकार्पल में 5 होंगे, और फेलेंजेस में 14 होंगे। तो टोटल मिला तो कितना हुआ, एक हैंड में एक ये, एक ये, एक ये, कुल टोटल 3 हो गया। और 3 और 8 कितना हो गया, 3 और 8 11, 11 प्लस 5 16, 16 एंड 14 कितना होगा, 30 हो जाएगा। टोटल 30 बोन अपर हैंड यहाँ पे लिम्स में हो रहा है 30 बोन। तो वैसे ही दूसरा भी लिम्स में होगा, तो 30 30 16 बोन। अब देखें हम हैंड लिम्ब के बारे में बात करते हैं। तो हैंड लिम्ब में मतलब लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में देखो ये जो होता है कॉक्सर बोन, देखो कॉक्सर बोन, और ये सेकंड तो उसका पार्ट है वर्टिब्रल कॉलम का, उसकी बात नहीं करें। तो कॉक्सर बोन, लेफ्ट कॉक्सर बोन, इधर राइट कॉक्सर बोन होता है, दो कॉक्सर बोन होते हैं, और दोनों आपस में एक जगह से जुड़े होते हैं, जिसका नाम है प्यूबिस सिम्फाइसिस। यहाँ पे होता है प्यूबिस सिम्फाइसिस,
प्यूबिस सिम्फाइसिस, ये कार्टिलेजिनस जॉइंट से जुड़ा होता है। हम लोग ने जॉइंट्स में पढ़ा था इसको, ठीक है। कार्टिलेजिनस जॉइंट प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, ये थोड़ा सा फैल जाता है ताकि अच्छे से बर्थ हो जाए बेबी का। अब यहाँ पे इसके 3 पार्ट होते हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। कॉक्सियल बोन के 3 पार्ट होते हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ठीक। और ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है यहाँ पे, ये बॉल एंड सॉकेट जब हेड ऑफ द फीमर, फीमर इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन, तो ह्यूमन का जो लार्जेस्ट बोन होता है फीमर होता है, और ये हॉलो होता है, और यहाँ पे बोन मैरो प्रेजेंट होता है। बोन मैरो का ऊपर का क्या होता है कि ब्लड सेल को बनाते हैं, ठीक है, यहीं पे ज़्यादातर बनता है। तो ये जो यहाँ पे जो कैविटी बनती है ना, ये एसिटाबुलम कैविटी होता है। जब हेड ऑफ द फीमर आर्टिकुलेट करेगा हमारे कॉक्सियल बोन से, तो एक कैविटी बनती है एसिटाबुलम कैविटी, यहीं पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होता है, ठीक। अब देखते हैं नीचे फीमर के बाद एक होता है नी कैप, जैसे पटेला बोलते हैं, ठीक है। ये 1 बोन होता है, फीमर भी एक बोन हो गया। इधर जो सामने के साइड होगा टिबिया और पीछे के साइड होगा फेबुला, एक ये टिबिया होगा, एक फेबुला होगा। टोटल कितने बोन होंगे इसमें, देखो 1 फीमर, 1 पटेला, 1 टिबिया, 1 फेबुला, टोटल कितने होंगे 1 2 3 4, इधर 4 हो गए। और जो टार्सल होते हैं, जो एडी होती है ना, एंकल जिसे बोलते हैं एडी हिंदी में, जो टार्सल होते हैं 7 बोन प्रेजेंट होते हैं टार्सल में, और मेटाटार्सल में 5 बोन होते हैं, और फेलेंजेस में 14 बोन होते हैं। फेलेंजेस उधर में भी 14, बट मेटाकार्पल में था 5, इसमें भी मेटाटार्सल में भी 5 है, बट वहाँ पे कार्पल में था 8, यहाँ पे टार्सल में है 7, क्योंकि 7 वाला यहाँ से एक जोड़ जाएंगे तो सारा चीज़ें बराबर हो जाएगी। देखो 14 + 5 कितना होगा 19, 19 और 1 20, 20 21, 21 7 28, 28 29 और 1 30, तो 30 इसमें हो जाएगा, तो 30 उसमें हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। टोटल 60 इधर लेग में और 60 हाथों में, तो टोटल हो जाएगा 120 बोन हो जाएगा टोटल, ठीक है, अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज मिला के। अब हम बात करते हैं गर्डल के बारे में, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। तो ये जो देख रहे थे आप, ये हमारा पेल्विक गर्डल है, मतलब हिप जॉइंट है। कॉक्सियल बोन, 2 कॉक्सियल बोन होते हैं, और एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है। अब हम देखते हैं गर्डल के बारे में। देखो ये गर्डल होता है, ये गर्डल होता है। जो ये पेल्विक गर्डल होते हैं, तो लोअर एक्सट्रीमिटीज हमें बताया ना, लोअर एक्सट्रीमिटीज इसी से जुड़े होते हैं, और अपर एक्सट्रीमिटी जो हमारे अपर एक्सट्रीमिटीज होते हैं वहाँ से पेक्टोरल गर्डल से जुड़े होते हैं, शोल्डर जॉइंट से। आप पेक्टोरल गर्डल को भी दिखाते हैं आपको फिगर, देखो ये पेक्टोरल गर्डल है, क्लेविकल है, यहाँ पे ये ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है स्कैपुला। इसमें 3 प्रोसेस होते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस, ग्लिनॉइड कैविटी और कोराकोइड प्रोसेस, ठीक। स्पाइन, देखो स्पाइन उसमें था, वर्टिब्रल कॉलम में स्पाइन था, SPIN था, यहाँ पे SPINE है, ठीक है। स्पाइन इसे बोलते हैं, या कॉलर बोन बोल सकते हैं इसको, कॉलर बोन बोल सकते हैं इसको, ठीक, या ब्यूटी बोन बोल सकते हैं, क्योंकि ब्यूटी बढ़ाता है। ये बहुत ज़्यादा स्लेंडर होता है, बहुत थिन होता है, बहुत जल्दी टूटता है, ये ब्रेक बहुत जल्दी हो सकता है ये, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्रोमियन प्रोसेस, जहाँ से जो क्लेविकल होता है ना, जहाँ से क्लेविकल किससे जुड़ा होता है, हमारे ग्लिनॉइड कैविटी जो स्कैपुला का पार्ट होता है, यहाँ से आर्टिकुलेशन होता है हेड ऑफ द ह्यूमरस से आके जुड़ता है यहाँ पे, ठीक। पेक्टोरल गर्डल का पार्ट हुआ पेक्टोरल गर्डल। अब हम देखेंगे पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल में कॉक्सियल बोन होता है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। कॉक्सियल बोन में 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट इलियम, दूसरा इस्चियम और तीसरा प्यूबिस। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, और 2 कॉक्सियल बोन को ज्वाइन करने के लिए एक प्यूबिस सिम्फाइसिस होता है, दोनों बीच में कार्टिलेजिनस जॉइंट होती हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ओवरव्यू पूरे देख लेते हैं इसका। देखो हमारे ये पूरा कंप्लीट हो गया। जो अपर शोल्डर गर्डल है, वो अपर लिम्ब होता है, पेक्टोरल गर्डल जिसका नाम होता है, जिसमें क्लेविकल 2 होते हैं, स्कैपुला 2 था। अपर एक्सट्रीमिटीज़ में 2, अपर एक्सट्रीमिटीज़ में ह्यूमरस था, अल्ना था, रेडियस था, कार्पल था, मेटाकार्पल था, फेलेंजेस था। टोटल 16 बोन होंगे, इसमें से 4 बोन होंगे, ठीक। तो 16 4 हो जाएगा। पेल्विक गर्डल में 2 होंगे, तो 64 + 2 कितना हो जाएगा 66। अब यहाँ पर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में 16 है, 66 + 60 कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा टोटल बोन। यहाँ पे से देख सकते हैं आप लोग, एपेंडिकुलर स्केलेटन में पूरा बोन कंप्लीट हो गया। अब हम ओवरव्यू देख लेते हैं हमारे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का। तो ये स्केलेटल सिस्टम था, ये एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है, जो एक्सिस के बीचों बीच है ना, बॉडी के बीचों बीच है, एक्सिस पे है, इसलिए एक्सियल स्केलेटन बोला गया, क्योंकि ये क्रेनियम है। क्रेनियम हमारी ब्रेन बॉक्स जिसे बोला जाता है, हमारी ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक, यानी एक्सटर्नल इंजरीज से, और आइज़ को भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, टंग को भी प्रोटेक्ट करता है, जो भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, इसोफेगस वगैरह, एपिग्लॉटिस वगैरह सभी को स्कल प्रोटेक्शन देता है। फेशियल बोन होते हैं कई सारे, जैगोमेटिक बोन, नेजल बोन, नेक्रामल बोन, मैक्सिला, मैंडिबल, सारी चीज़ें होती हैं हमारे फेशियल बोन में। क्रेनियम में कई सारे बोन, फ्रंटल पैराइटल, जैगोमेटिक टेम्पोरल, ये सारे क्रेनियम में प्रेजेंट होते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम बातें करते हैं, हेड डायरेक्टली जुड़ा होता है हमारे इस हेड को एटलस, जो यहाँ पे C1 होता है ना, इस वर्टिब्रल कॉलम का जो C1 होता है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, जिसका नाम होता है एटलस। एटलस आर्टिकुलेट करता है हेड ऑफ द, आर्टिकुलेट करेगा स्कल से। अम्ब्रीपिटल कॉन्डाइलिक होता है, इसीलिए हमारा जो स्कल होता है पूरे 180 डिग्री नहीं टर्न हो पाता है, कुछ ही एंगल पे ही टर्न हो पाता है, कुछ एनिमल में पूरा ही टर्न हो जाता है, बट हमारे में इतना पूरा टर्न नहीं हो जाता, क्योंकि हमारे जो स्कल है डाइकॉन्डाइलिक होता है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का नाम हमने सुना था,
सुना था, ठीक है। तो वही चीज़ होता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा रोटेशन। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे ग्लिनॉइड कैविटी होगा और यहाँ पे एसिटाबुलम कैविटी होगा। हिप जॉइंट में एसिटाबुलम कैविटी होगा और शोल्डर जॉइंट में ग्लिनॉइड कैविटी होगा, ठीक है। ग्लिनॉइड कैविटी में हेड ऑफ द ह्यूमरस जब स्कैपुला से जुड़ेगा जिस पॉइंट पे उसे ग्लिनॉइड कैविटी बोलते हैं। इसका हेड ऑफ द फीमर जुड़ेगा जब पेक्टोरल गर्डल पेल्विक गर्डल से यानी कॉक्सियल बोन से, तो उसके बोलते हैं एसिटाबुलम कैविटी, ठीक। वर्टिब्री में टोटल 33 होते हैं चिल्ड्रन में। आफ्टर एडल्ट में जाने के बाद वो टोटल कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। रिब केज होता है जिसमें 732 से याद रख सकते हैं हम। 720 बोन होते हैं जिसमें 7 पेयर, फर्स्ट 7 पेयर ट्रू रिब्स होते हैं, वर्टिब्रल स्टर्नल रिब्स। और जो 8, 9, 10 होते हैं वो फॉल्स रिब्स होते हैं, वर्टिब्रल कॉन्ड्रल रिब्स, जो डायरेक्टली तो जुड़े नहीं होते स्टर्नम से, बट लेकिन 7th वाले सभी 8, 9, 10 7 वाले कार्टिलेज 7 वाले रिब्स से डायरेक्टली जुड़े होते हैं। और जो 7 वाला होता है वो कार्टिलेज हाइलिन कार्टिलेज से रिब्स से जुड़ा होता है। हाइलिन कार्टिलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइलिन कार्टिलेज ही मूवमेंट को अलाउ करता है हमारे रिब्स के। जो देखो कार्पल होता है 8, मेटाकार्पल होता है, फेलेंजेस होता है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस। अब इधर नीचे याद करेंगे फीमर है, पटेला है, नीकैप जिसे बोलते हैं, टिबिया, फेबुला, नीचे है टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजेस। ये पूरा हमारा ओवरव्यू हो गया हमारे बॉडी स्केलेटल सिस्टम का, एंडोस्केलेटल सिस्टम का, ठीक। नेक्स्ट पार्ट अब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन स्केलेटल डिसऑर्डर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हमने बात किया टाइप ऑफ बोन के बारे में, एक्सियल स्केलेटन क्या होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है, और टाइप्स ऑफ बोन्स टोटल हमने 206 देखा था हमारी बॉडी में। सारे जॉइंट्स भी इसी लेक्चर में कवर कर लिए थे। अब हम बात करेंगे इस लेक्चर में मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर, क्योंकि देखो फिजियोलॉजी के हर एक चैप्टर के लास्ट में एनसीईआरटी वालों ने डिसऑर्डर शब्द दे दिया है, कई सारे डिसऑर्डर दिए हैं एनसीईआरटी में। तो जो डिसऑर्डर दिए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो देखो फर्स्ट जो डिफरेंस होता है डिसेबिलिटी, डिसऑर्डर और डिजीज़ में, वो क्या होता है। देखो डिसेबिलिटी जैसे नाम से ही पता चलता है कि डिसेबल मतलब वो एबल नहीं होता है अपनी बॉडी पार्ट को यूज करने में, मतलब विकलांग है, ठीक है। वो कोई भी वजह हो सकता है जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी पार्ट को यूज नहीं कर पा रहा है। जैसे कि उसको हो सकता है बीमारी हो सकता है उसका इंजरी हो किसी चीज़ की वजह से, एक्सीडेंट हो गया हो उस बॉडी पार्ट को डैमेज हो गया हो। तो ये कंडीशन देख लेते हैं कि द स्टेट ऑफ बीइंग अनेबल टू यूज द बॉडी पार्ट, वो अपनी बॉडी पार्ट को यूज नहीं कर पाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर किसी को दिखाई नहीं दिखने में तकलीफ होता है तो लॉस ऑफ विजन होगा, ये भी एक फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी में आएंगे। किसी का मेमोरी चला गया तो वो भी फिजिकली डिसेबल्ड यानी कि डिसेबिलिटी वाले केस में आएंगे, विकलांग होंगे। कोई का हाथ पैर नहीं काम कर रहा है तो भी डिसेबिलिटी के केस में आएगा। प्रॉब्लम इन फोकसिंग एंड रिमेंबरिंग, चीज़ों को रिमेंबर करना, हियरिंग में प्रॉब्लम होना, ये सारी चीज़ें डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे डिसऑर्डर के बारे में। नेक्स्ट जो होता है डिसऑर्डर होता है मतलब विकार या अव्यवस्थित, डिफॉर्मेशन, अव्यवस्थित चीज़ों जो अपने अंदर ही बॉडी के अंदर ही डिस्टर्बेंस होगा, नॉर्मल फंक्शनिंग अपनी बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है उसी में डिस्टर्बेंस होने की वजह से ये डिसऑर्डर क्रिएट होता है, ठीक है। जो डिजीज होता है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर आने की वजह से होता है। जो डिसऑर्डर होता है वो खुद के बॉडी में ही इंटरनली किसी न किसी डिस्टर्बेंस की वजह से आती है, ठीक है। या तो खुद के ही बॉडी सेल अपने आप पे अटैक करने लगेंगे, ठीक है। जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है ना, तो ये होता है डिसऑर्डर, ठीक है। जो डिजीज होते हैं वो बाहर से जो भी फाइबर पार्टिकल आते हैं उनकी वजह से होता है बीमारी, ठीक। अब देखते हैं हमारे इनके कारण क्या हो सकते हैं डिसऑर्डर के मुख्यतः 4 कारण होते हैं, 4 रीजन होते हैं जिनकी वजह से होता है। कि जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, जैसे हमने बोला ना ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जेनेटिक फैक्टर होता है, जीन में ही डिस्टर्बेंस की वजह से हो जाता है। ऑर्गेनिक फैक्टर हो सकता है, बायोकेमिकल फैक्टर हो सकता है, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है डिसऑर्डर के ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इसका मतलब क्या होता है, ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी होती है जिसमें क्या होता है व्यक्ति को बार बार अनियंत्रित विचार आने लगते हैं। और दूसरा एग्जांपल होता है हाई ब्लड प्रेशर, मतलब हमने बोला ना अपने अंदर बॉडी के अंदर ही चीज़ों अपने इनबैलेंस होने लगेंगी, तो ये होते हैं हमारे डिसऑर्डर्स। हाई ब्लड प्रेशर होना, लो ब्लड प्रेशर होना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। तो उसमें क्या होता है उस आर्टरी में जो फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं वो जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड वहाँ पे पहुँच नहीं पाता है। जितनी डिमांड होती है उतनी सप्लाई नहीं होने की वजह से क्या होता है हार्ट अटैक होने के चांसेस हो जाते हैं, वहाँ पे दिक्कत होती है, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस जो होती है, एंजाइना पेक्टोरिस हार्ट डिजीज ही होती है जिसमें मैसिव पेन होता है हार्ट में। अब जो होता है यूरिनिया, यूरिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, कम होता है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस ये इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी में होता है, किडनी की बीमारी है। और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है डीजनरेशन ऑफ द मसल्स, ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ये सारी चीज़ें होते हैं हमारे खुद के अंदर ही, बॉडी के अंदर ही। तो ऐसे ही डिसऑर्डर को बोलते हैं हमारे विकार या अव्यवस्थित हो जाना हमारी बॉडी के अंदर। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजीज़ के बारे में। डिजीज जो होता है इसका हिंदी मीनिंग होता है बीमार, और एक होता है इलनेस। इलनेस मीनिंग होता है रोग या बीमार, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस होता है जो आपको याद रखना पड़ेगा। इलनेस होता है सब्जेक्टिव और डिजीज होता है ऑब्जेक्टिव। कुछ नहीं, ये ग्रामर का पार्ट होता है, इंग्लिश ग्रामर का, उतना आपको डिटेल में जाना नहीं है। बस ये जानो कि ये सब्जेक्ट की तरह, क्योंकि फर्स्ट पर्सन की तरह बात करेगा, ये फर्स्ट पर्सन होगा, और ये किसी ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा। ये सेकंड पर्सन जिसके बारे में बात किया जाता है तो ऑब्जेक्टिफाई किया गया, तो इसे डिजीज ऑब्जेक्टिव
की तरह काम करेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरह होगा। तो ये सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक। सिक मीन्स होता है बीमार। बीमारी क्या होता है, डिजीज क्या होता है, एक्चुअली डिजीज जो होता है ना, ये एबनॉर्मल कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है बॉडी की फंक्शन, जो नॉर्मल फंक्शन होती है और स्ट्रक्चर दोनों अफेक्ट हो जाती हैं। इसमें क्या होता है, साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं। साइन और सिम्टम क्या होते हैं अभी आगे उसको भी क्लियर किया जाएगा, ठीक है। बेसिकली जो डिजीज होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज, हेरिडिटरी डिजीज और साइकोलॉजिकल डिजीज। 4 टाइप के होते हैं। अभी आप ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे एक ओवरव्यू दे रहे हैं, इन तीनों टर्म्स को आपको क्लियर करवा रहे हैं, ठीक है। इन तीनों टर्म को क्लियर हो जाएगा तो आपको वहाँ पे आसानी हो जाएगी। हमने बोला ना, जो डिजार्डर होती है वो बॉडी के इंटरनल में डिसबैलेंस की वजह से वो डिजीज होती है, वो किसी बाहरी एजेंट के थ्रू होता है, जो कॉजिंग एजेंट होते हैं, जैसे हमारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, निमेटोड हो सकते हैं और प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे हमारे डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं, जैसे बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया से क्या होता है टाइफाइड होता है, प्रोटोजोन से क्या होता है मलेरिया होता है, वायरस से क्या होता है मम्स करेगा, कोविड-19 पोलियो मम्स क्रिएट करेगा। निमेटोड क्या होता है, निमेटोड स्केरियासिस कॉज करेगा और फेलियरियासिस कॉज करेगा। फेलियरियासिस को बोलते हैं एलिफेंटियासिस। देखो 3 टर्म है, साइन, सिम्टम एंड सिंड्रोम। जो साइन होता है, सिम्टम होता है और सिंड्रोम होता है, क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। जो साइन होता है वो एक्चुअली डिजीज का एविडेंस होता है, सबूत होता है, जो ऑब्जर्व किया जाता है किसी मेडिकल प्रोफेशनिस्ट के द्वारा, जैसे डॉक्टर या नर्स या कोई अदर इसको क्या करता है, देखता है, तो उसे देख कर पता चल जाता है कि वो आदमी बीमार है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो सबसे पहले आपको क्या किया जाता है कि आपके पल्स को नापा जाता है, आपकी बॉडी टेम्परेचर को थर्मामीटर से नापा जाता है और आपके बॉडी कलर को भी देखा जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें जो दूसरे के द्वारा होती हैं तो वो साइन के रूप में आता है। तो साइन होता है, संकेत होते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि आपको डिजीज है, ठीक। और जो ये सारी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट से होता है, ठीक है। अब वो पेशेंट को भी पता होता है ये साइन, और डॉक्टर जो दूसरे देखते हैं उसको भी पता होता है। बट जो सिम्टम होता है ना, एक्चुअली लक्षण, बीमारी अगर मान लो आप बीमार हो गए तो उसके क्या क्या लक्षण दिखेंगे, जैसे आपके सर दर्द करेगा, आपकी बॉडी पेन करेगी, आपको स्मेल लेने में दिक्कत होगी, बॉडी टेस्ट लॉस ऑफ टेस्ट हो जाएगा, टेस्ट को क्लियरिफाई नहीं कर पाएंगे, आपको चक्कर आएगा, थकान होगा, ठंडा लगेगा, और ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये सारे जो पेशेंट होता है उसी को समझ में आता है, ठीक है। वो बताएगा, तब जाके ये जो हिस्ट्री लेता है ना डॉक्टर, जब वो पूछा जाएगा कि आपको चक्कर आ रहा है, उल्टी हो रहा है, दस्त पड़ रहे हैं, टेस्ट लेने में दिक्कत हो रही है, स्मेल में नहीं आ रही है, चक्कर आ रहा है, खाना खाने में थकान हो रहा है, ये सारी चीज़ें उनको नहीं पता होता है, बट आपसे पूछा जाता है। तो ये सिम्टम होते हैं, वो एविडेंस होते हैं कि आपको डिजीज हुआ है कि नहीं, ये आप खुद बताएंगे। जो पेशेंट होता है ना वो उसी को पता होता है। तो यहाँ पर लिखा ना, द एविडेंसेस ऑफ डिजीज दैट इज एक्सपीरियंस ओनली बाय द पेशेंट। ये पेशेंट्स के द्वारा ही एक्सपीरियंस किया जाता है, बाकी हिस्ट्री लेते दौरान डॉक्टर इसको चेकअप करते हैं और देखते हैं, एग्जामिन करते हैं। अब जैसे देखते हैं हम सिंड्रोम के बारे में, कि सिंड्रोम क्या होता है, कि रोग, देखो जब रोग में अनेक लक्षणों का समावेश हो जाएगा ना, रोगों में अनेक लक्षणों का समावेश हो जाएगा तो वो सिंड्रोम होते हैं, ठीक। जैसे ग्रुप ऑफ डिजीज कलेक्टिवली कॉल्ड सिंड्रोम, एक से ज़्यादा रोग का लक्षण आपको एक ही डिजीज में देखने को मिलेगा तो ऐसे डिजीज को बोलते हैं सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। इसका वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है हमारा एड्स, एक्वायर इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, ठीक। ये और टर्म के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स। ऑटो इम्यून डिजॉर्डर क्या होते हैं कि इसमें क्या होता है बेसिकली कि जो बॉडी के इम्यून सेल होते हैं, जैसे एंटीबॉडी सेल, अपनी बॉडी के हेल्दी सेल को ही फॉरेन पार्टिकल मान के उस पर अटैक कर देती हैं और उसको डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजॉर्डर। खुद के ही बॉडी हेल्दी सेल को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करने लगेंगे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ऑटो इम्यून डिजॉर्डर के बारे में। तो ऑटो इम्यून डिजॉर्डर एक्चुअली होता क्यों है, क्या कारण हो सकते हैं जो ऑटो इम्यून डिजॉर्डर होने की वजह से, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजॉर्डर है खुद के बॉडी से नॉर्मल सेल को क्या करते हैं, अफेक्ट करने लगते हैं। क्या हमारे जो बॉडी के इम्यून सिस्टम है क्या इतने कमज़ोर हो जाते हैं। आखिर ये ऑटो इम्यून डिजॉर्डर होता क्यों है, 90% केसेस में ये होता है हमारे माइंडसेट की वजह से। एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि आपको यहाँ से जाना है बगीचे में, अगर मान लो आप जा रहे हो, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही बीच सड़क में आपको भोलेनाथ जी निकलते हैं, आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं भोलेनाथ जी आपके सामने आ गए, तो आप क्या करोगे। 2 केस है, आप या तो भागोगे या तो उससे लड़ोगे। तो आपके तो इतना तो मैं मानता हूँ कि आप तो लड़ोगे नहीं, क्योंकि भाग ही सकते हो, आपके हाथ में एक ही ऑप्शन होता है, भाग सकते हो। यानी कि जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाएगा और आपका जो फ्लाइट एंड फाइट मोड है वो ऑन हो जाएगा। या तो आप भागोगे या तो उससे लड़ोगे, सारी चीज़ें ठप हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ आपको बस 2 चीज़ दिखेगी, या तो आपको भागना है, अपनी जान बचाना है चूँकि आपको, या तो आपसे उससे लड़ना है। तो इन केस आप भागोगे, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे उस समय ड्यू टू योर PNS, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसकी वजह से अगर यही चीज़ आपके साथ बार बार होने लगे, यही चीज़ अगर बार बार होने लगे कि आपका जो PNS है बार बार एड्रिनल ग्लैंड को, जो कॉर्टेक्स रीजन रिप्रेजेंट होता है, एड्रेनलिन हार्मोन निकालता रहे, फ्लाइट फाइट हार्मोन होता है, जो इमरजेंसी हार्मोन होते हैं बार बार निकलते रहेंगे, बॉडी हमेशा एक्टिव मोड में रहेगा। तो इस केस में क्या होता है, वो हमारा बॉडी सेल जो होता है ना वो इतना एक्टिव हो जाता है कि अपनी बॉडी के जो नॉर्मल सेल होते हैं उसको भी अटैक करने लगता है। तो यही चीज़ें होती हैं ऑटो इम्यून डिजॉर्डर में, कि अगर कोई
माइंडसेट हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहे हैं जीवन में, आज जीवन में अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं, ठीक है, स्ट्रेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से हमारा जो बॉडी का पीएनएस है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, हमेशा एक्टिव रहेगा और ऑटो इम्यून डिजॉर्डर होने का चांस भी बढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जांपल है एनसीईआरटी में दिया है, वो ग्रेव डिजीज है, जिसमें क्या होता है इम्यून सेल अटैक करता है थायराइड ग्लैंड पे, ठीक। और दूसरा है इसी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसमें क्या होता है इम्यून सिस्टम अटैक करेगा जॉइंट के आर्टिकुलर कार्टिलेज पे, दो जॉइंट के बीच में जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, हमने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, तो वही वाला चीज़ है, ठीक है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अब हम बात करते हैं, दो टाइप के डिजॉर्डर होते हैं, एक होता है एक्यूट डिजॉर्डर, एक होता है क्रॉनिक डिजॉर्डर, ठीक। जो एक्यूट डिजॉर्डर होते हैं इनका जो इफेक्ट होता है बहुत फास्ट होता है और लेस टाइम के लिए होता है, इनके सडन ऑकर होते हैं और यूजुअली लॉस्ट फॉर शॉर्ट टाइम, इनको क्योर किया जा सकता है, बट क्रॉनिक डिजीज को क्योर में भी कर सकते हैं और कर नहीं सकते जब वर्स्ट कंडीशन आ जाएगा तब। जो एक्यूट डिजॉर्डर होता है इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे साइड इफेक्ट ऑफ पेन किलर, ज़्यादा हम पेन किलर खाने लेंगे तो उसमें साइड इफेक्ट वो क्या होंगे, एनामेस्टिक इफेक्ट दिखाएंगे ना, बहुत जल्दी आपको दिक्कत पहुंचा दे सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम क्लिक करेंगे, ठीक है, एक्यूट डिजॉर्डर के अंदर आएंगे। अस्थमा अटैक तो किसी चीज़ से एलर्जी है या सांस लेने में दिक्कत है, अगर कैसे सफोकेशन हो रहा है, अगर ऐसी जगह वो चला जाए जिसको उससे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसी चीज़ें जो एक्यूट डिजॉर्डर है थोड़े से समय के लिए होना और बहुत जल्दी उसका इफेक्ट आना, तो ऐसे केस में क्या होता है एक्यूट डिजॉर्डर होते हैं। जो क्रॉनिक डिजॉर्डर होते हैं इनका इफेक्ट जो होता है बहुत ही जल्दी नहीं होता है, बहुत स्लो होता है, वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, सालों साल लग सकते हैं, धीरे धीरे होता है, ठीक है। जल्दी ये 3 मंथ या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनका टाइम ड्यूरेशन बढ़ता रहता है वो समय के साथ बहुत ही ज़्यादा वर्ष होते जाएंगे, वर्ष मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस होते जाएंगे, जैसे एग्जांपल, और ये यूजुअली कंट्रोल होते हैं लेकिन क्योर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। कैंसर, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और स्ट्रोक, ये सब एग्जांपल हमारे क्रॉनिक डिजॉर्डर के, जो धीरे धीरे होंगे बट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इनका जो होता है क्योर नहीं होता बट कंट्रोल किया जा सकता है थोड़ा बहुत। अब हम बात करेंगे हमारे चैप्टर का जो मेन हेडिंग है मस्कुलर एंड स्केलेटल डिजॉर्डर के बारे में, जिसमें कि 6 डिजॉर्डर दिया है एनसीईआरटी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी मतलब ये 6 इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको हर साल अगर PYQ बनाया जाएगा तो इन्हीं बाकी सब सारे एक तरफ, और ये जो होते हैं जॉइंट और ये डिजॉर्डर एक तरफ, तो ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो चैप्टर में तो यही दोनों टॉपिक बस समझ लेना, ये 6 ये एग्जाम्पल और वो जॉइंट के कुछ टाइप्स, बस आपका काम हो जाएगा। लेकिन पढ़ना तो पूरा है क्योंकि आपको पूरा नंबर चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए। तो अब बात करेंगे हम, जो फर्स्ट है माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में, ठीक है। ऊपर से नहीं बता रहे हैं, इतना तो काफ़ी है, इतना डिटेल, ठीक है। जो फर्स्ट है हमारा एनसीईआरटी में लिखा गया है डिजॉर्डर माइस्थेनिया ग्रेविस, ये एक ऑटो इम्यून डिजॉर्डर होता है। ऑटो इम्यून डिजॉर्डर जो होता है वो बॉडी सेल खुद के ही बॉडी सेल को क्या करेगा, अफेक्ट करने लगेगा, अटैक करेगा और उसे डिस्ट्रॉय करेगा। तो इसी माइस्थेनिया ग्रेविस में ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये क्या होता है कि एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे अटैक करता है, ये अफेक्ट करेगा कहाँ पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। और जैसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते क्या है, देखो 2 टाइप का जंक्शन होता है, एक जब न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ेगा, देखो जैसे यहाँ पे एक न्यूरॉन है, इसमें न्यूरॉन के एक स्ट्रक्चर आपको दिखा दिया जा रहा है स्क्रीन पे, उसको देख लीजिए। जो नर्वस सिस्टम का जो यूनिट होता है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट उसे बोलते हैं न्यूरॉन। उसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, तो वो क्या हो रहे हैं, ये सब जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप फैले हुए हैं, वो डेंड्राइट होते हैं, ठीक है। और जो बीच में ये जो मैट्रिक्स भरा होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स, उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म या साइटोन। इसका जो न्यूरॉन का साइटोप्लाज्म को बोलते हैं साइटोन या सोमा, ठीक है। इसके बीच जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियस। और फिर उसके बाद ये जो लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, लॉन्ग, ये कंटिन्यूस लेयर होता है, वो हमारा एक्सॉन होता है, ठीक। और एक्सॉन के ऊपर जो डिसकंटिन्यूस लेयर होते हैं वो माइलिन शीथ होते हैं, ठीक है। माइलिन शीथ के बीच जो गैप हो रहा है, ये क्या है, हमारे नोड ऑफ रेनवियर होते हैं। अब इसके जो लास्ट में जो देख रहे हो आप, ये एक्सॉन टर्मिनल होता है, एक्सॉन के लास्ट में एक्सॉन टर्मिनल होता है, और इस टर्मिनल से दूसरे डेंड्राइट के बीच जो जंक्शन प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं साइनेप्स, ठीक है। ये जंक्शन, ये साइनेप्स है जो 2 न्यूरॉन के बीच में एक जंक्शन की तरह वर्क कर रहा है, तो इसे बोलते हैं साइनेप्स। यहाँ पे जो केमिकल एक्सचेंज होता है, केमिकल ट्रांसमिशन होता है, उसे ही बोलते हैं साइनेप्सिस, ठीक है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। ये साइनेप्सिस होता कैसे है आप देख सकते हैं इस वाले डायग्राम में क्लियर। देखो जो ये माइलिन शीथ होता है, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर, ये एक्सॉन होता है, ठीक है। और ये जो पार्ट देख रहता है ना गोला गोला, यहाँ पे ये क्या होता है, हमारी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन आपको क्लियर होगा यहाँ से, देखो ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, ये वाली जो मेम्ब्रेन होती है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, एक्सॉन टर्मिनल की पार्ट, ठीक। अब जो यहाँ पे ये जो इसका डेंड्राइट वाला सेल था ना, ये जो डेंड्राइट वाला है, ये दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट वाला पार्ट, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है, क्योंकि यहाँ से आएगा तो पहले आएगा जो इसमें, तो प्री होगा, जो बाद में आएगा तो प्रो होगा, ठीक। और ये जो बीच का जो जंक्शन होगा, ये जो बीच का स्पेस होगा, उसे बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। इसमें ये जो वेसल्स देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक वेसल्स, ओके। फिर यहाँ पे एक कई सारे सिनेप्टिक वेसल्स
जिसमें होता है हमारी न्यूरोट्रांसमीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन होता है उसे साइनेप्सिस बोलते हैं, और कुछ स्ट्रक्चर आपने देखा मोटे मोटे तौर पे, और इन तीनों मेम्ब्रेन को मिला के क्या बोलते हैं, साइनेप्स। ठीक है, अब देखते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है। जो एनसीईआरटी बोलता है कि जो हमारे माइस्थीनिया ग्रेविस होती है वो एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिजॉर्डर होता है। ना तो वो मस्कुलर डिजॉर्डर होता है और ना ही वो मसल्स का होता है, ना ही वो हमारे न्यूरो सिस्टम का डिजॉर्डर है। वो एक जंक्शन का है, जो न्यूरल और मस्कुलर के बीच जो जंक्शन होता है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डिजॉर्डर है। अब जैसे ये न्यूरॉन हो गया, उसमें कई सारे डेंड्राइड हो गया, साइटन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, एक्सॉन हो गया, माइलिन शीथ हो गया, और यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल है। ठीक है, नॉब। और ये जो होता है हमारी स्केलेटल मसल होती है, जो हैंड और लिम्स की मसल होती है। स्केलेटल मसल फाइबर बंडल होता है, फाइबर बंडल के रूप में होता है। इसकी न्यूक्लियस है और यहाँ पे स्टाइलेशन होते हैं। ठीक है, जिससे मसल कंट्रैक्शन होता है, जेड लाइन वगैरह सारी चीज़ें आप जानते होंगे। अभी नहीं जानते होंगे तो अभी जो पढ़ाएंगे उसको देख लेंगे। तो इसी में क्या होता है कि जो ये इससे कनेक्ट होता है और यहाँ से जो भी ब्रेन से सिग्नल आया है ये डेंड्राइट किसी नर्व्स के द्वारा, सेंसरी नर्व या मोटर नर्व के द्वारा जो भी लाया है, तो मोटर न्यूरॉन, यहाँ पे मोटर न्यूरॉन लिखा होगा ना, मोटर न्यूरॉन ब्रेन से इफेक्टर ऑर्गन, जैसे मान लो इफेक्टर ऑर्गन यहाँ पे उसको वर्क करना है तो वो इफेक्टर ऑर्गन होते हैं। तो वहाँ से जब ब्रेन से इफेक्टर ऑर्गन तक लाया जाता है तो जो नर्व्स लाती है उसे बोलते हैं मोटर नर्व, और जब इफेक्टर ऑर्गन से ब्रेन तक जो भी मैसेज को ले जाना होता है तो जो भी इंफॉर्मेशन ले जाती है उसे बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। ओके, यहाँ पे जो है ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है। ठीक, यहाँ पे अटैच हो रहा है मसल से नर्व, तो वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, यही इन्फॉर्मेशन यहाँ आके देगा। तो इसको हमने जूम इन किया तो ऐसा हमारा कुछ स्ट्रक्चर आके निकल के आता है। तो ये मसल्स हो गया और इस पे ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हो गया, जो एक्सॉन टर्मिनल का पार्ट होता है, उसमें सिनेप्टिक वेसल्स होते हैं। सिनेप्टिक वेसल्स में न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन भरा होता है। ठीक है, एसिटिलकोलिन, और यही एसिटिलकोलिन प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जाकर रप्चर हो जाता है और ये इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आके, इस गैप में आके फिल हो जाता है। इस गैप में आने के बाद फिल होने के बाद क्या होता है, जो ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है जो मसल्स की होती हैं, इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे ट्रांसमीटर होते हैं, ये जो हमारे ट्रांसमीटर होते हैं इनसे बाइंड करता है और आगे इन्फॉर्मेशन को ट्रैवल करता है, आगे इन्फॉर्मेशन को ले जाने का काम करता है। बट एक्चुअली होता क्या है इस वाले केस में, रियूमेटॉइड माइस्थीनिया ग्रेविस में एक्चुअली होता क्या है कि जो इसमें एंटीबॉडी होती है ना, हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम होती है, एंटीबॉडी जो होती है IgG, वो एसिटिलकोलिन को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, या हम कहें कि इस रिसेप्टर को क्या ही करता है, हमारा डिस्ट्रॉय कर देता है। इन रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय करने की वजह से क्या होगा, जो एसिटिलकोलिन है आप आगे ट्रैवल तो करेंगे नहीं, क्योंकि जब ये इनको क्या होता है एसिटिलकोलिन की वजह से ही रिसेप्टर के थ्रू ही बाहर अंदर जाती थी इन्फॉर्मेशन का, जब जाएगा ही नहीं तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, एसिटिलकोलिन को ही डिजेनरेट करेंगे। तो मसल्स का कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, रिलैक्सेशन नहीं होगा कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है कि रिलैक्स करवाना है, ये सब ऐसा कुछ प्रोसेस होगा नहीं। तो एट द एंड क्या होगा कि मसल्स क्या होंगे, बहुत ज़्यादा कमजोर होने लगेंगे, वीक हो जाएंगी, थक जाएंगी, बहुत जल्दी फटीक हो जाएंगी, और एक्सट्रीम केसेस में क्या होंगे, पैरालाइज हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होने लगेंगी इसके वजह से। ऑटो इम्यून डिजॉर्डर होता है माइस्थीनिया ग्रेविस। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डिजॉर्डर जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सेकंड डिजॉर्डर है, ये भी क्या है, एक जेनेटिक डिजॉर्डर होता है। ठीक है, ये जेनेटिक डिजॉर्डर होता है, वो ऑटो इम्यून डिजॉर्डर था, ये जेनेटिक डिजॉर्डर होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जैसा कि नाम से ही पता चला है, मस्कुलर मतलब मसल्स और डिस्ट्रॉफी मतलब डिजेनरेशन, हमारे मसल्स का डिजेनरेट होने लगना, यही होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये जेनेटिक डिजॉर्डर हो सकता है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जो हमारे जीन होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोई प्रोटीन बनाने के लिए, तो चूँकि प्रोटीन से क्या बनेगा, मसल्स बनेंगे। ठीक, तो मसल जो फॉर्मेशन होता है किसी प्रोटीन की वजह से होगा, अब जो प्रोटीन फॉर्मेशन होगा किसी जीन की वजह से होगा, बट इस जीन में क्या होता है कि हमारे इन्हीं कारणों की वजह से म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन बनेगा नहीं, अब बनेगा नहीं तो मसल भी नहीं बनेगा, क्योंकि देखो जो DNA होता है, DNA में जो भी चीज़ होनी होती है वो कॉपी होती है, पेस्ट होती है। पानी देखा होता है, DNA से क्या बनता है, RNA बनता है, और ए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आप पढ़ोगे क्लास 12 में, DNA से RNA बनता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। RNA से फिर क्या बनता है, प्रोटीन। ठीक है, ठीक, RNA से प्रोटीन बनता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक, अब DNA से अगर DNA ही बनता है तो इसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बनता है। ठीक है, ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें किसने दिया था, क्रिक ने दिया था। ओके, अब मेन हमारा पॉइंट क्या था, DNA का जो जीन होता है ना, जीन जो जीन होता है वो DNA का एक सेगमेंट होता है। जैसे यहाँ पे एक DNA हो गया, तो ये क्या होता है, इस सेगमेंट होता है AGTCGF, यहाँ पे एक सेगमेंट होता है, उसे बोलते हैं DNA। तो ये DNA होता है, इसमें ये DNA होता है, एक पार्ट होता है DNA का जिसमें कुछ कोड होते हैं, जिसकी वजह से कुछ प्रोटीन आगे क्या बनना है, कौन सी प्रोटीन बनेगी, कौन सी प्रोटीन से उसका क्या फंक्शन होगा, कौन सी मसल्स बनेंगी, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखा जाता है। तो ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में एक्चुअली मेन क्या होता है कि इन्हीं जीन में क्या होता है, डिफेक्ट हो जाने की वजह से, इन्हीं जीन का उल्टा सीधा हो जाने की वजह से
अरेंजमेंट गड़बड़ाने की वजह से जो प्रोटीन बननी चाहिए थी वो प्रोटीन बनती नहीं है, जिसकी वजह से मसल्स भी नहीं बन पाते हैं। जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है मसल फॉर्मेशन के लिए वो भी नहीं बन पाती हैं। मसल्स में एक्चुअली होती है क्या, फाइबर वगैरह प्रोटीन वगैरह होते हैं, तो वो नहीं होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाएगी, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, सो देखो जीन डीएनए से आरएनए नहीं बन पाएगा, फिर आरएनए से प्रोटीन नहीं बने, प्रोटीन से फिर मसल्स नहीं बन पाएंगे, जो भी होगा मसल्स नहीं बन पाएंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डिसऑर्डर के बारे में, जो है टाइटेनी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के कुछ एग्जांपल जो पेशेंट होते हैं आप देख सकते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में कैसा हो जाता है उनका। अब हम देखते हैं टाइटेनी के बारे में, सॉरी टाइटेनी, अब हम देखते हैं टीटेनी के बारे में। टीटेनी और एक होता है टीटनस, दोनों ही वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा रैपिड स्पैम होता है। वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इनवॉलंटरी होता है ड्यू टू द हाइपोकैल्सेमिक इन बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से क्या होता है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब एक ऐठन का बीमारी बोलते हैं ना। ठीक है, ऐठन का बीमारी है। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है हमारे अर्थराइटिस। आइटिस का जहाँ भी शब्द आता है उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, और अर्थ मीन्स होता है जॉइंट। आर्थोपोडा जैसे होता है जिसमें जॉइंटेड अपेंडेजेस होती है ना, पोडा मीन्स होता है अपेंडेजेस जो लिम्स होते हैं, और आर्थस मीन्स होता है जॉइंटेड। जॉइंटेड पोडस, जॉइंटेड लेग्स वगैरह आर्थोपोडा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। वैसे ही आर्थराइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन और जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाना, वो होता है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस दो टाइप का हो सकता है, एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये ड्यू टू द ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। ये इसमें क्या होता है कि एक्चुअली ये IgM हमारा एंटीबॉडी होता है, वो आर्टिकुलर कार्टिलेज पे अटैक करने लगता है, खुद के ही सेल पे अटैक करेगा और उसको डिस्ट्रॉय करेगा। यहाँ पे देखो साइनोवियल जॉइंट होता है, ये दो जॉइंट आपस में मिलेंगे तो उस पॉइंट ऑफ जॉइंट को क्या बोलते हैं, जो कि फ्रीली मूवेबल होगा, तो साइनोवियल जॉइंट। यहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, इस वजह से साइनोवियल फ्लूइड ड्यू टू फ्रिक्शन को कम करेगा इन दोनों के बीच और मूवमेंट में आसानी करेगा। जहाँ मूवमेंट होगा वहाँ पे फ्रिक्शन भी होने का चांस होता है, तो उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए तो फ्लूइड भरा होता है और कार्टिलेज होती है, इनको दोनों के बीच घर्षण कम हो, इसकी वजह से इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। बट इन्हीं कार्टिलेज में क्या होता है, ये IgM एंटीबॉडी इस पर अटैक करता है, उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो यही है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में आर्टिकुलर कार्टिलेज का ही डिसइंटीग्रेशन होगा, जहाँ पे जो जॉइंट होती हैं, और ऑस्टियोआर्थराइटिस हड्डियों में जहाँ जॉइंट है वहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे स्पाइन में होता है, नीज में होता है, हैंड में होता है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस एग्जांपल है। आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस एग्जांपल आपकी स्क्रीन में देख सकते हैं, और ऑस्टियोआर्थराइटिस के भी एग्जांपल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और नेक्स्ट डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है गाउट। इसमें क्या होता है, ये भी एक प्रकार का एक टाइप का क्या है, आर्थराइटिस ही है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ही है। इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। इसमें बस होता है एक्यूमुलेशन हो जाता है यूरिक एसिड क्रिस्टल का, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है जॉइंट में। इसके एग्जांपल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डिसऑर्डर के बारे में, जिसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मीन्स होता है बोन, पोरोसिस मतलब पोर, बोन में पोर हो जाना, छिद्र हो जाना, उस कंडीशन को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये जनरली क्या होता है कि इसमें स्केलेटन ये क्या होता है, ये जनरली क्या होता है, स्केलेटन डिसऑर्डर होता है, स्केलेटन डिसऑर्डर होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस इज ए स्केलेटन डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है जनरली जो बोन्स क्या होता है, इसमें क्या होता है जनरली कि जो बोन के मिनरल होते हैं, जो फाइबर होते हैं, वो क्या होते हैं, वो मैट्रिक्स में क्या होता है, कम होने लगते हैं, बहुत लूज है, जिसमें बोन क्या होता है अपना मिनरल, और इसमें क्या होता है कि जो बोन होता है ना, अपना मिनरल और फाइबर अपने मैट्रिक्स से लूज करने लगता है, जिसकी वजह से इनके क्या होता है, जिसकी वजह से इनका क्या होता है, बोन मास कम होने लगता है, और इनकी बोन क्या होता है, वीक होने लगती है, इनकी बोन वीक होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मोर चांस होता है फ्रैक्चर होने का। ठीक है, ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, ज़्यादा बड़े उम्र दराज आदमियों इंसानों में देखने को मिलता है, क्योंकि फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलता है। ये इनके होने के 3 कारण होते हैं। जो पहला कारण होता है वो डिक्रीज इन कैल्शियम लेवल, दूसरा कारण होता है वो विटामिन डी की डिक्रीज होने की वजह से, और जो तीसरा कारण होता है वो सेक्स हार्मोन जो कि एस्ट्रोजन के डिक्रीज होने की वजह से होता है। क्योंकि फीमेल में मीनोपॉज एट द एज ऑफ 15 ईयर आने की वजह से एस्ट्रोजन क्या होता है, बहुत ही लो मात्रा में निकलती है, और या निकलती नहीं है, इसकी वजह से एस्ट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इस एज में क्या होता है, बोन इनका ऑस्टियोपोरोसिस होने का ज़्यादा खतरा होता है। ठीक है, तो उनको ज़्यादा फीमेल में ही देखने को मिलता है, क्योंकि डिक्रीज इन द एस्ट्रोजन कॉजेज द ऑस्टियोपोरोसिस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट डिसऑर्डर के बारे में, जो एनसीईआरटी में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दिया था, बट अब डाइजेस्टिव सिस्टम का हटा दिया गया है, बट इसको भी हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा है। 7, 8, 9, 10 4 डिसऑर्डर होता है, बस इतना मेन डिसऑर्डर था, ऊपर वाला 6 वो मेन था। अब यहाँ पे
देखते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस या रिकेट्स क्या होते हैं। रिकेट्स जल्दी ऑकर इन चिल्ड्रन। इसमें क्या होता है, इनसफिशिएंट कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है बोन में। बोन में क्या होता है, बोन हैविंग द, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिसलोकेशन। डिसलोकेशन एक्चुअली क्या होता है, आर्टिकुलर सरफेस डिसलोकेट कर जाते हैं, नाम से क्लियर हो रहा है। डिसलोकेशन, डिसलोकेट कर जाना अपने आर्टिकुलेट सरफेस से। आर्टिकुलर जो जॉइंट, जब दो जॉइंट अपने जहाँ पे जॉइंट किए गए हैं उस जॉइंट, उस आर्टिकुलर सरफेस से थोड़ा सा डिसलोकेट कर जाएंगे, तो ऐसे कंडीशन को डिसलोकेशन बोलते हैं। स्प्रेम एंड स्ट्रेन क्या होता है, इसमें एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जो इसमें जॉइंट होता है ना, वो ट्विस्टिंग ऑफ द जॉइंट विदाउट डिसलोकेशन, जॉइंट का ही ट्विस्ट हो जाना बिना डिसलोकेशन के। जो फ्रैक्चर होता है इसमें स्वेलिंग, पेन और मोशन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ये चीज़ें सारी होती हैं फ्रैक्चर में। विद दिस वी आर कंप्लीटिंग दिस होल चैप्टर ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम एंड डिजॉर्डर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके सारे नीट में आए हुए क्वेश्चन को लेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीट में आए हुए क्वेश्चन जो स्केलेटल सिस्टम चैप्टर के हैं, उसको हम विद एक्सप्लेनेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्योंकि PYQ करने से 2-3 बातें क्लियर होती हैं कि जो भी आपको पढ़ाया गया है क्या वो रिलेवेंट था, क्या आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। अल्टीमेटली हमको क्वेश्चन ही बनाना है, हमको लास्ट में वहाँ पे थ्योरी नहीं लिखना है, तो हमको क्वेश्चन ही बनाना है कॉन्सेप्ट के साथ। आपने पढ़ा जितना, क्या आपसे क्वेश्चन बन रहा है, आप इस सेशन में आप उसको चेक कीजिए, और जहाँ भी अटक रहे हैं फिर आप कृपया करके उसे दोबारा से रिट्रेस कीजिए, अपने आप की गलतियों को देखिए। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमारी गलती को बताइए। सो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट कर। चलिए क्विक रिवीजन में सारे जॉइंट को आज रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए पहले ही हम सारी कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट साइनोवियल जॉइंट, सेकंड फाइब्रस जॉइंट, थर्ड कार्टिलेजिनस जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होता है, फाइब्रस जॉइंट इमूवेबल जॉइंट होते हैं। साइनोवियल जॉइंट कुल 5 टाइप के होते हैं, आप देख सकते हैं ये साइनोवियल जॉइंट है पूरे बॉडी में 5 टाइप का होता है। जो फर्स्ट साइनोवियल जॉइंट होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, जिसमें कि शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट इन्वॉल्व होता है। जो सेकंड टाइप का साइनोवियल जॉइंट होता है वो हिंज जॉइंट होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एल्बो में, नी में, फैलेंजेस में। जो थर्ड टाइप का साइनोवियल जॉइंट होता है वो पाइवेट जॉइंट होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस। जो फोर्थ टाइप का साइनोवियल जॉइंट होता है वो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन द कार्पल। जो 5 टाइप का साइनोवियल जॉइंट है वो सैडल जॉइंट है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ द थंब। सो विद दिस हम लोगों ने साइनोवियल जॉइंट के बारे में देख लिया। अब हम बात करेंगे स्लाइटली मूवेबल जॉइंट के बारे में, मतलब कार्टिलेजिनस जॉइंट के बारे में। तो ऐसा जॉइंट जिसके 2 बोन आर्टिकुलेट करेंगे लेकिन उसमें कार्टिलेजिनस मटेरियल भरा होगा, ठीक। तो फर्स्ट जो होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस में। सेकंड बिटवीन द वर्टिब्रल बॉडी, थर्ड बिटवीन द स्टर्नम एंड रिब। ये होते हैं हमारे कार्टिलेजिनस जॉइंट। अब हम बात करेंगे तीसरे जॉइंट के बारे में, जो इमूवेबल जॉइंट है या फाइब्रस जॉइंट है। फाइब्रस जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन द क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स यानी स्कल में प्रेजेंट होगा, और दूसरा टीथ ऑफ द जॉज में प्रेजेंट होगा, और तीसरा इथेमॉइड बोन ऑफ वुमन में प्रेजेंट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले वीडियो को जो भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा पहले आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, देन आप उसके बाद सोल्यूशन देखिएगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ये नीट 2023 का क्वेश्चन है, मणिपुर में पूछा गया था, जो मणिपुर में एग्ज़ाम हुआ था। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो मैच करना है 1 लिस्ट से सेकंड लिस्ट में, ये फर्स्ट लिस्ट है सेकंड लिस्ट है, इसको मैच करवाइए और चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताइए, ABCD जो भी है। तो पहला जो पाल्म बोन है हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था, मैच करना है 1 लिस्ट से सेकंड लिस्ट में, ये फर्स्ट लिस्ट है सेकंड लिस्ट है, इसको मैच करवाइए और चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताइए, ABCD जो भी है। तो पहला जो पाल्म बोन है हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था, पाल्म बोन, रिस्ट बोन, एंकल बोन, डिजिट बोन, फैलेंजेस क्या होते हैं, मेटाकार्पल क्या होते हैं, कार्पल क्या होते हैं, टार्सल क्या होते हैं, सारी चीज़ें आपको डिस्कस करा दिया गया है क्लास में। जिस किसी भी ने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है कृपया करके जाके बैक उसको देखा है, ठीक। अब हमारा जो पाम बोन होता है वो कौन सा होता है, देखो ये हथेली का है, हथेली से ही पाल्म बोन क्या होता है, कार्पल था, ये देखो यहाँ पे देखो ये कार्पल है, ये कार्पल है,
ये मेटाकार्पल है, ये पूरा पालमाला, ये कार्पल, और ये फैलेंजेस है। फैलेंजेस को ही डिजिट बोलते हैं और इसको कार्पल है, इसको पालमा हो जाएंगे, वो मेटाकार्पल्स हो जाएंगे। तो ए का होगा सेकंड, ए का सेकंड इसमें है, ए का सेकंड, ए का सेकंड, ये थर्ड, ये सेकंड और थर्ड नहीं होगा, ठीक। ये वाला ऑप्शन कैंसिल, 1 और 4 हो सकता है। रिस्ट बोन क्या होते हैं, कार्पल होते हैं। रिस्ट बोन क्या होते हैं, थर्ड। ए का बी का थर्ड होगा, बी का थर्ड, बी का थर्ड, इसमें भी दोनों में टाई है, ये तो होगा ही नहीं, ठीक। एंकल बोन में क्या होंगे, एंकल बोन क्या होता है, जो नीचे का एडी होता है ना एंकल, उसे बोलते हैं और टार्सल, ठीक। एंकल बोन को होता है टार्सल। तो सी का फोर्थ हो जाएगा, सी का फोर्थ देखो इसमें है, इसमें नहीं है, तो सी के फर्स्ट दिया इसमें, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये आंसर 4 होगा इसका आंसर, ठीक। तो नेक्स्ट कोई अब लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं ऑप्शन। डिजिट बोन जो होते हैं वो इसको क्या बोलते हैं, फैलेंजेस बोलते हैं। तो डिजिट बोन डी का फर्स्ट होगा आंसर, डी का फर्स्ट, इसमें चौथा है, गलत होगा आंसर, तो आंसर इसका 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, ये खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद देखिएगा। ग्लेनार्ड कैविटी आर्टिकुलेट विथ नीट 2015 का क्वेश्चन है। ग्लेनार्ड कैविटी आर्टिकुलेट विथ स्कैपुला विद एक्रोमियम, ये तो गलत है। क्लेविकल विथ एक्रोमियम, ये भी गलत है। क्लेविकल विथ स्कैपुला, ये भी गलत है। ह्यूमरस विथ स्कैपुला, ये सही है, ठीक। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ह्यूमरस जो है स्कैपुला से अटैच होता है, ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर होता है, ह्यूमरस ही ज्वाइंट करता है, ग्लेनार्ड कैविटी फॉर्म करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2022 में क्वेश्चन आया था। गाउट इज़ अ टाइप ऑफ डिजॉर्डर विच लीड्स टू, गाउट हमने बताया था एक प्रकार से आर्थराइटिस डिजीज होता है, मतलब इन्फ्लेमेशन होता है जॉइंट ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। देखो इन्फ्लेमेशन इज जॉइंट ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल, ये सही बात है। वीकनिंग ऑफ द बोन ड्यू टू द डिक्रीज इन बोन मास, वीकनिंग ऑफ बोन ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ बोन मास, वो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ये थोड़ी ना होगा, आंसर तो फर्स्ट ही होगा। अब दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग। इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट ड्यू टू द कार्टिलेज डिग्रेडेशन, वो तो दूसरा होता है, और हमने पढ़ा था ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेट आर्थराइटिस, अब वो बात बोल रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं, ये भी गलत है। वीकनिंग ऑफ द बोन ड्यू टू द लो कैल्शियम लेवल, लो कैल्शियम लेवल की वजह से वीक हो जाना, अब दिख रहा होगा ना, हाँ। तो वीकनिंग ऑफ द बोन्स ड्यू टू द लो कैल्शियम लेवल, ये भी बात गलत है। ये तो ऑस्टियोपोरोसिस की बात बोल रहा है, कैल्शियम लेवल कम होता है, हाई एज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ऑस्टियोपोरोसिस में, ठीक। ये बात भी गलत है, फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। लैक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुलाई इज सस्टेन्ड मसल कंट्रैक्शन इज नोन एज, अगर रिलैक्सेशन होगा नहीं दो सक्सेसिव स्टिमुलाई के बीच में, तो मसल्स कंस्ट्रक्ट रहेंगी, तो कॉन्स्ट्रक्ट ही रहेंगी, अपने कॉन्स्ट्रक्ट स्टेट में ही रहेंगी, तो ऐसी कंडीशन में इसको क्या बोल सकते हैं, स्पैन्स बोल सकते हैं, टोनस बोल सकते हैं, फटीग बोलते हैं, टिटनेस बोल सकते हैं। टिटनी होता था एक, टिटनेस में भी यही वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो दो सक्सेसिव स्टिमुलाई के बीच कोई रिलैक्सेशन टाइम नहीं मिलता है, जिसकी वजह से अगर कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा, तो इसका आंसर 2016 में क्वेश्चन पूछा था, टिटनेस ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे, आप इसको सॉल्व कीजिए। ऑस्टियोपोरोसिस इज एन एज रिलेटेड डिजॉर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम में ऑकर ड्यू टू, किसकी वजह से होता है भैया, डिजॉर्डर होता है ड्यू टू द डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, आंसर इसका थर्ड होगा। इम्यून डिजॉर्डर अफेक्टेड न्यूरोमस्कुलर, ये तो गलत हो गया। हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम, ये तो लो कंसंट्रेशन के लिए होता है। एक्यूमुलेशन, ये तो उसका बात बोल रहा है, नहीं हो सकता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिए। द पाइवेट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज अ टाइप ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट, सैडल जॉइंट ऑफ द मायोसिन फिलामेंट। गाउट इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट ड्यू टू द एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम, एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम नहीं, यूरिक एसिड होगा, ये तो गलत है, ये भी गलत है, ऊपर वाला भी। मिस्थेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिजॉर्डर तो है, बट विच इनहिबिट द स्लाइडिंग मूवमेंट, वो तो उससे मतलब नहीं होता है, स्लाइडिंग मूवमेंट तो वो एक्स्ट्रा जोड़ रहा है, उससे मतलब नहीं है। ऑटोइम्यून डिजॉर्डर है, बट वो इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, इसका आंसर लग रहा है मस्कुलर, पूरा पढ़ लेते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एज रिलेटेड शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी तो मसल्स का डीजनरेशन होना ना, ये जेनेटिक डिजॉर्डर होता है। एज रिलेटेड शॉर्टनिंग का ऑस्टियोपोरोसिस होता था, वो नहीं होगा। ऑस्टियोपोरोसिस डिक्रीज इन द बोन मास एंड हायर चांस फॉर द फ्रैक्चर विद एडवांसिंग एज, हाँ सही है, ये बात एकदम सही है, एकदम करेक्ट बात बोला है, तो इसका आंसर यही होगा फोर्थ। ऑस्टियोपोरोसिस डिक्रीज होगा, ऑस्टियोपोरोसिस हमारे बोन मास को क्या करेगा, बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देगा, इसकी वजह से हमारा हायर चांस होगा बोन के फ्रैक्चर होने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आइडेंटिफाई द नॉन मैचिंग पेयर और कैटेगरीज, इधर पेयर ऑफ स्केलेटन पार्ट दिया है और इधर कैटेगरी दिया है, AIPMT 2011 में पूछा गया था। मेलियस स्टेपिस, ये मिडिल ईयर के पार्ट थे,
हमने बताया भी था आपके पास। इस स्टेपिस सबसे स्मॉलेस्ट बोन होता था और इसका ट्रिक याद करने का था MIS, ठीक। ये ईयर ओसिकल्स के पार्ट थे, ये एकदम करेक्ट है। नॉन मैचिंग पूछा है, स्टर्नम और रिब, स्टर्नम और रिब एक्सियल स्केलेटन पार्ट होते थे कि एपेंडिकुलर, एक्सियल के पार्ट होते हैं, सही बात है। क्लेविकल एंड ग्लेनोइड कैविटी, क्लेविकल जिसे हम कॉलर बोन बोलते हैं या ब्यूटी बोन बोलते हैं, और ग्लेनोइड कैविटी जो हमारे पेक्टोरल गर्डल में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे पेल्विक गर्डल लिखा है तो ये गलत है। ह्यूमरस एंड अल्ना ये एपेंडिकुलर स्केलेटन में होंगे, साइड बाय साइड, ठीक है, एक्सिस में नहीं होंगे। तो इसका आंसर जो नॉन मैचिंग पेयर है थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, नीट 2021 का क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन देखिए। स्कैपुला, क्रेनियम, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में कार्टिलेजस जॉइंट होते हैं, सही बात है। डी का फर्स्ट हो जाएगा, डी का देखो फर्स्ट, इस तीनों में है, ठीक है। फर्स्ट वाले में स्कैपुला में याद करेंगे ट्रायंगुलर शेप फ्लैट बोन होता है, सही बात है। एक का होगा फोर्थ, एक का होगा फोर्थ, दो है और इसमें फर्स्ट। अभी नेक्स्ट चेक करेंगे क्रेनियम। क्रेनियम क्या होता है, वो फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट होता है सूचर के प्रेजेंट में, ठीक है। क्रेनियम ब्रेन बॉक्स जिसे बोला जाता है। इसमें टोटल कुल कितने बोन होते हैं, 8 बोन होते हैं, ठीक। फ्रंटल, जाइगोमेट्रिक, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल, ठीक। स्टर्नम जो होता है फ्लैट बोन होता है, यहाँ पे सेकंड होगा, सी का सेकंड, तो आंसर ये होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट इज एग्जांपल ऑफ, सभी लोग को पता है हाइन जॉइंट, इसमें टिक भी किया गया है। पाइवेट जॉइंट हो नहीं सकता, सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल और मेटाकार्पल होगा। पाइवेट जॉइंट हमारे हिप जॉइंट और कहाँ पे प्रेजेंट होता है, शोल्डर जॉइंट में, हिप रीजन में, पेल्विक गर्डल में और पेक्टोरल गर्डल में। ग्लाइडिंग जॉइंट जो ग्लाइड करने का होता है काम, ठीक। नाइन्थ देखो यहाँ पे, विच आर द फॉलोइंग द करेक्ट, दूसरा क्वेश्चन है, ऊपर वाला दूसरा क्वेश्चन है, नीचे वाला दूसरा क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द गिवन पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन। करेक्ट स्टेटमेंट बताना, इसमें से करेक्ट डिस्क्रिप्शन बताना है। द 9th and 10th पेयर ऑफ द रिब आर कॉल्ड वर्टिब्रल स्टर्नल रिब्स। वर्टिब्रल स्टर्नल रिब्स का मतलब क्या हुआ, वर्टिब्रल कॉलम से भी जुड़ा है और स्टर्नम से भी जुड़ा रहेगा। 9th और 10th, 8, 9 में तो भैया ये फॉल्स रिब्स होते हैं, तो ये कहाँ से हो सकता है, तो गलत बात है। फर्स्ट वर्टिब्रल इज एटलस विच आर्टिकुलेट विद द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, एकदम सही बात है, बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी एकदम पूरी लाइन है। फर्स्ट वर्टिब्रा इज एटलस जो आर्टिकुलेट करेगा ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से, जो डाइकॉन्डाइलिक होता है हमारा, ठीक। ईच पेक्टोरल गर्डल कंप्राइजेज 1 क्लेविकल एंड 1 स्कैपुला। ईच पेक्टोरल गर्डल कंप्राइजेज 1 क्लेविकल एंड 1 स्कैपुला। एक ही तो पेक्टोरल गर्डल होता है, उसमें 2 क्लेविकल होंगे, 2 स्कैपुला होंगे। अब बात करेंगे नंबर ऑफ सैक्रम वर्टिब्रे इज 5 इन बोथ, इसका आंसर होगा सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 2019 का क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग जॉइंट विद बोन इन्वॉल्व। कौन सा जॉइंट होगा, कौन से, देखो ज़्यादातर क्वेश्चन जॉइंट का है और डिजॉर्डर का है, और पूरे चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट ही है। वही जितना हमने जो पहले पढ़ा था कनेक्शन करवाना, जो चैप्टर को कनेक्ट करवाया था वो भी इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ इसका इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है नीट के PYQs में, बट उसका पूरे बायोलॉजी में आप फ़ायदा उठाएंगे विद कॉन्सेप्ट। और जो भी हमने आपको बोन्स के टाइप में पढ़ाया ना, उसके डायग्राम देख के वो तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए आपको बताया गया था। लेकिन जो मेन क्वेश्चन आ रहा है हाईलाइटेड क्वेश्चन, ये इन्हीं दोनों टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बार बार देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन्हीं को बस पढ़ना है, इन्हीं से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, सारी चीज़ों को पढ़ा जाएगा और फोड़ा जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन द कार्पल होगा, सही बात है। ग्लाइडिंग जॉइंट कार्पल के बीच में होता है ना, कलाइयों के बीच, एंकल जो होता है ना, रिस्ट होता है ना, तो ग्लाइडिंग बिटवीन द कार्पल होगा, सही बंदे ने किया है। हायर जॉइंट, हिंज जॉइंट जो होता है बिटवीन द ह्यूमरस एंड अल्ना, हिंज जॉइंट ह्यूमरस एंड अल्ना के बीच में होता है, सही बात है। प्राइवेट जॉइंट बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस, सही बात है। सैडल जॉइंट बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ द थंब, सही बात है, एकदम सही जोड़ा इन्होंने, इसका ऑप्शन नहीं दिया है, एकदम करेक्ट जोड़ा है ना। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड फाइंड द विच ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें 2 ऑप्शन दिया, 2 ऑप्शन नहीं दिया है, 2 ऑप्शन मैं अपनी तरफ से दे दूंगा आपको, ऑप्शन की कमी नहीं है हमारे पास, ओके। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया, ईच कॉक्सल बोन इज इन मैन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स नेमली इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, सही बात है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो होता है, एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ अबव लिस्टेड बोन इन इज अ कैविटी विथ ग्लिनॉइड विथ विच द थाई बोन आर्टिकुलेट। एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ अबव लिस्टेड बोन्स कैविटी कॉल्ड ग्लिनॉइड विथ विच द थाई बोन आर्टिकुलेट। देखो जो थाई बोन होता है ना, जहाँ पे जो जो फीमर होता है वो थाई बोन होता है, वो जहाँ पे आर्टिकुलेट कर रहा था, हमने आपको बताया था, उसे कहते हैं एसिटाबुलम कैविटी, ठीक है। पेल्विक गर्डल में होता है एसिटाबुलम कैविटी। ग्लिनॉइड कैविटी प्रेजेंट होता है हमारे पेक्टोरल गर्डल में, तो ऊपर शोल्डर जॉइंट में होता है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ अबव लिस्टेड बोन्स इज कैविटी कॉल्ड ग्लिनॉइड
हाँ सही है, विच इज़ द थाई बोन इज आर्टिकुलेट, ये तो स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट नहीं, स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट नहीं, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन ले सकते हैं आप, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। जो एबव मतलब यहाँ पे जो बोला गया है ऊपर वाला, हीलियम इस्चियम एंड पीबीएस, वो पॉइंट ऑफ फ्यूजन इनका ग्रेनॉइड कैविटी में नहीं होता है, एसोटाबुलम में होता है, विच इज़ द थाई बोन आर्टिकुलेट। ये तीनों क्या होते हैं, गलत है। ये सेकंड वाला गलत है, फर्स्ट वाला करेक्ट है। सो विद दिस हमारा ये पूरा PYQ हो जाता है इस चैप्टर का।